नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर टीचर महम नैन आज से आरएस मेंस की क्लासें पढ़ाऊँगा जिसमें आज आरएस में जो 4 पेपर होते हैं, उस तीसरे पेपर के अंदर जो इकाई 2 में लोक प्रशासन है, उसका आज वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ और लोक प्रशासन में मैं टू द पॉइंट आपको इसमें करवाने जाऊँगा कि लोक प्रशासन में आज मैं पहली इकाई पढ़ा रहा हूँ आपको इसमें। थोड़ा-सा इसमें कलर अपन रेड ले लेते हैं। लोक प्रशासन के अंदर ये जो पहली इकाई है, उस पहली इकाई में प्रशासन और प्रबंध इसके बारे में बताऊँगा। इसका अर्थ, प्रकृति, महत्व और विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका और एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास यहाँ तक आज करने की कोशिश करेंगे। मात्र 15 या 20 मिनट में हम इतना टॉपिक कर लेंगे और उसमें अच्छा कंटेंट है। आप इसको देखकर अपने नोट्स भी बनाएँ ताकि ये चीज़ें आप में काम आएगी। मैं पहले इसमें चर्चा कर लेता हूँ कि जो ये लोक प्रशासन में जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस में पिछले साल क्या-क्या प्रश्न आए, इस इकाई से क्या-क्या प्रश्न आए, मैं इस पर बात करूँगा कि इसमें 2016 में ये प्रश्न आया है कि सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में लोक प्रशासन के कोई 2 लक्षण बताने हैं। फिर राजनीतिक प्रशासनिक द्विभाजन से आप क्या समझते हैं? नव लोक प्रशासन की 4 आधारभूत विशेषताएँ। फिर एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को अनुरेखित करें। इसके बाद में जो है आगे जो प्रश्न है लोक प्रशासन और व्यावसायिक प्रबंधन के बीच में अंतर, ये आगे क्या है 2 नंबर के हैं, 5 नंबरों के ये और ये सन लिखे हैं कब-कब ये प्रश्न आए हैं इस इकाई से। और इसके बाद में आगे है रिगस द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 प्रवृत्तियाँ। लोक प्रशासन में उत्तर आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं? और फिर इसके बाद में प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया 2 नंबर का। और 21 में उच्च लोक सेवाओं में लेटरल एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण करें, ये यूपीएससी में भी पूछा गया था। इसके बाद में जो आगे प्रश्न है 2018 में कि लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? नवशास्त्रीय विचारधारा क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखने की कोशिश करेंगे और एक बेसिक समझ तो होगी और प्लस में मैंने जो ये कंटेंट तैयार किया है ये बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है इसमें, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको एक ईज़ी लैंग्वेज में आपको पढ़ाना। अब सबसे पहले जो टॉपिक है आप सिलेबस में देखेंगे, तो पहला टॉपिक ये है कि प्रशासन और प्रबंध की अर्थ बताओ, प्रकृति बताओ और महत्व बताओ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रशासन क्या होता है और प्रबंध क्या होता है। प्रशासन का मतलब होता है कि 3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं हम कोई कंपनी खोल लेते हैं और उस कंपनी में क्या है कि जो भी निर्धारित लक्ष्य है उसको पूर्ण करेंगे। यानी वह सहयोगी प्रयास जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूर्ण किया जाता है, यानी प्रबंध करने वाले लोग आएँगे इसमें। और क्या आएगा? और प्रबंध में क्या आता है कि व्यक्तियों से काम करवाने की कला, उपलब्ध संसाधन हो गए उनके पास और उसका क्या है उच्चतम प्रयोग करते हुए ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, यानी इसमें प्रबंध के तरीके आएँगे। एक सिंपल सा उदाहरण लूँगा मैं कि एक कंपनी है जियो की, एक जियो की कंपनी है, इस जियो में एक कर्ता-धर्ता एक ही व्यक्ति होगा जो कि प्रशासन चलाएगा और वो जो कंपनी अपने कर्मचारियों के अधीन चलाएगा वो मैनेजमेंट में बात आएगी। कहने का मतलब है कि इसमें ये क्या है कि वह सहयोगी प्रयास जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को पूर्ण किया जाता है। अंबानी ये सोचेगा कि जियो से हमें क्या-क्या उद्देश्यों की प्राप्ति होगी और वो मैं कैसे उद्देश्य प्राप्त करूँगा और किन कर्मचारियों से करूँगा वो प्रबंधन बताएगा। अब प्रशासन 2 प्रकार का हो सकता है, सरकारी प्रशासन भी हो सकता है, निजी प्रशासन होता है। हमने जियो का एक निजी प्रशासन का उदाहरण लिया है और ये चीज़ें सरकारी प्रशासन भी हो सकती हैं। अब देखो, प्रशासन का क्या काम है कि जो मान लो एक कर्ता-धर्ता होता है, वो नीतियाँ बनाता है और जो उसके अधीन होते हैं यानी मैनेजमेंट करने वाले जो होते हैं, वो नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में क्या है कि ये संगठन की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, पूर्ण नियंत्रण और ये प्रशासन के अधीन काम करता है, क्योंकि ये प्रबंधन की बात हो रही है ना, ये प्रबंधन की बात हो रही है। अब ये लागू कहाँ होता है देखना, सरकारी कार्यालयों में, सेना में, क्लब में, व्यावसायिक उद्यम में, अस्पताल में, धार्मिक और शैक्षिक संगठन में और ये जो मैनेजमेंट होता है, ये लाभ कमाने वाले या व्यापारिक संगठनों पर लागू होता है।
अब ये क्या कहता है, प्रशासन क्या कहता है कि क्या किया जाना चाहिए और कब किया जाना चाहिए। यानी जियो ने पहले फ्री में दिया था नेट वगैरह जो भी, अब पैसा वसूल रहा है। तो ये क्या किया जाना चाहिए और कब किया जाना चाहिए? ये क्योंकि ये नीतियाँ बना रहा है और ये प्रबंधन में क्या करता है कि ये बताएगा कि ये काम कौन करेगा और कैसे होगा। इसके व्यक्ति को यहाँ प्रशासक बोलते हैं, इसको प्रबंधक बोलते हैं। अब ये क्या है कि ये एक व्यापक अवधारणा है और ये एक संकुचित अवधारणा है। ये उद्देश्य बनाएगा, ये उद्देश्य का प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब ये जो गोल घेरा देख रहे हो ये प्रशासन है और प्रशासन में दोनों चीजें आती हैं, संगठन भी आता है और प्रबंधन भी आता है। संगठन की शीर्ष स्थिति प्रबंध होती है और संगठन और प्रबंधन इसके दायरे में आते हैं, प्रशासन के दायरे में आते हैं। ये डायग्राम भी बनाएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। अब आगे चलते हैं। अब मैंने तीनों चीज ले ली, एक तो शासन लिया है, एक प्रशासन लिया है और एक लोक प्रशासन लिया है। इन तीनों में अंतर समझना है हमें और ये समझ सकेंगे कि प्रशासन होता है ना, ये मैंने बताया लोक और निजी दोनों हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। लेकिन ये जो लोक प्रशासन होगा वो गवर्नमेंट ही होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि लोक का मतलब क्या होगा? लोक का मतलब होता है सरकारी कार्य से संबंधित, स्वरूप सार्वजनिक होना चाहिए, संबंध व्यक्तिगत न होकर समाज के अपेक्षाकृत बड़े भाग से संबंध होना चाहिए। तो ये क्या होगा? लोक प्रशासन। शासन क्या होता है? जो नीतियां बनाएंगे, जैसे जैसे मंत्री लोग होते हैं ना, जो 5 साल करके चुने जाते हैं, एमपी एमएलए वगैरह, जो शासन यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों से इनका निर्माण होता है। और प्रशासन का मतलब है, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये प्राइवेट भी होगा सरकारी भी होगा, इसका संबंध प्रबंधकर्ता से है। और इसका संबंध क्या है कि सरकारी कार्यों को उत्कृष्ट तरीके से करना, यानी लोक प्रशासन में अंदर जो आईएएस वगैरह होते हैं, वो इसमें आप अपने आप को समझना कि लोक प्रशासन ये कार्य करेगा जो आईएएस वगैरह लोग होते हैं, और शासन कौन करेगा? निर्वाचित प्रतिनिधियों से निर्माण होगा और ये प्रबंधकर्ता होते हैं। ये गवर्नमेंट में भी है और ये प्राइवेट में भी है। अब आगे देखना इसको कि शासन होता है ना, शासन हमेशा उच्च स्तरीय होता है क्योंकि नीतियां बनाएगा, इससे ऊपर कोई नहीं है। ये उच्च से अधीनस्थ हो सकता है। उच्च से मतलब एक जियो की कंपनी है जिसमें एक मालिक है, वो उच्च हो सकता है। कुछ बहुत सारी कंपनियां हैं उसके अधीनस्थ भी लोग काम करते हैं, छोटी मोटी नीतियां बनाते हैं। लेकिन लोक प्रशासन में जो आईएएस वगैरह लोग होते हैं वो क्या है, शासन के अंडर में काम करता है, तो अधीनस्थ होता है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है क्योंकि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर ये गवर्नमेंट है तो ये स्थायी है, अगर प्राइवेट है तो अस्थायी है, क्योंकि प्रशासन तो दोनों दो प्रकार का होता है, ये स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। और यह सरकारी नीति से संबंधित ही होगा क्योंकि ये स्थायी है, आईएएस वगैरह होते हैं वो। इसका काम नीति निर्माण करना है, इसका नीति क्रियान्वयन है और इसका नीति निर्माण से क्रियान्वयन तक दोनों है। क्योंकि छोटे मोटे स्तर के काम है, ये आईएएस वगैरह भी नीतियां बना देते हैं छोटे मोटे और उसका क्रियान्वयन कर देते हैं। अब शासन है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्योंकि 5 साल के चुने जाते हैं, तो जनता पूछती है कि हमारे 5 साल में आपने क्या किया, तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी है। ये सरकार के प्रति उत्तरदायी है और ये भी सरकार के प्रति उत्तरदायी है। ये सरकारी और निजी हो सकता है। प्रशासन क्या हो सकता है? सरकारी और निजी हो सकता है और ये सरकारी ही होगा। अब देखो, प्रशासन तो उत्कृष्ट तरीके से कार्य करना, यही तो है प्रशासन। कुछ विद्वान मानते हैं प्रशासन तो प्रशासन होता है, वो सरकारी का क्या मतलब और निजी का क्या मतलब। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बारे में बात कर लेता हूं मैं कि जो प्रशासन है ना, कुछ अंतर करते हैं इसमें कि प्रशासन है ना, प्रशासन ये दो प्रकार का होता है। एक तो लोक क्षेत्र में होगा और एक निजी प्रशासन भी होता है, एक लोक प्रशासन में। तो कुछ अंतर करते हैं, जैसे साइमन, जोस या स्टाम, एपलबी, निग्रो। और कुछ कहते हैं कि प्रशासन प्रशासन होता है, उसमें क्या लोक और क्या निजी, जिसमें फियोल, फोलेट, उर्विक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब लोक प्रशासन और एक है निजी प्रशासन, इन दोनों में अंतर क्या है? लोक प्रशासन का दायरा व्यापक होगा, इसका संकुचित होता है। यह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और ये इसके लिए जरूरी नहीं है। इसका चरित्र राजनीतिक होता है और इसका अराजनीतिक होता है। अब आगे चलते हैं। इसका स्वरूप है ना नौकरशाही, जैसे आईएएस वगैरह लोग, और ये व्यापारिक होते हैं, बिजनेस करने वाले। ये राजनीति के ज्यादा निकट होते हैं। जैसे लोक प्रशासन हमेशा क्या होता है कि राजनीति के ज्यादा निकट होता है। जो आईएएस वगैरह लोग होते हैं ना, वो इनके ज्यादा करीब होते हैं। ये अराजनीतिक होता है।
इसमें लाल फीताशाही पाई जाती है, क्योंकि काम जो भी होता है, हमें सरकारी काम होता है, उसमें हो सकता है भ्रष्टाचार हो, इसमें नहीं होता। बाह्य वित्तीय नियंत्रण ऑडिटिंग होती रहती है, इसमें आंतरिक नियंत्रण होता है। ये इसका उद्देश्य जन कल्याण है, इसका उद्देश्य लाभ प्राप्ति है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है, सब अलग-अलग हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब देखो मैं 7 नंबर पेज पर आ गया हूँ, 12 पेज ही पढ़ना है। मैं मतलब 15 से 20 मिनट में आपको समझा दूँगा, और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को आप कमेंट कर देवें, और कमेंट में मैं उसको और ईज़ी मोड में समझाने की कोशिश करूँगा। 7 नंबर पेज पर हम आ गए हैं, लेकिन मैं एक बार वापिस आपको पुनः 1 नंबर पर ले जाने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि प्रशासन क्या है। 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं अपन। प्रशासन क्या है? प्रबंध क्या है? इसका मैंने अर्थ बता दिया। अब मैं चल रहा हूँ इसकी प्रकृति पर, क्योंकि टू द पॉइंट चलूँगा मैं तो। इसकी प्रकृति बता देता हूँ, आपको नोट्स भी इसी से बनाने हैं, और टेलीग्राम चैनल चैनल पर मैं क्या है कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं सेंड भी कर दूँगा, लिंक मैं इसके अंदर दे दूँगा। अब इसकी प्रकृति पर मैं डिस्कस करूँगा। प्रकृति में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक प्रबंधकीय प्रकृति होती है और एक होती है एकीकृत प्रकृति, एकीकृत दृष्टिकोण। और इसमें पिछले साल प्रश्न भी आया हुआ है। पिछले साल प्रश्न कौन-सा आया है कि लोक प्रशासन की प्रबंधकीय दृष्टिकोण के बारे में आप क्या है बताएं। ये देखो, ये प्रश्न आया प्रबंधकीय दृष्टिकोण पर 2 नंबर का प्रश्न आया है। इसका भी आंसर मिल जाएगा। वापिस 7 नंबर पर आए। अब 7 नंबर पर आएंगे तो प्रशासन की प्रकृति क्या होती है, मैं फिर बता देता हूँ। एक एकीकृत यानी वृहद बड़ा दृष्टिकोण है, ये छोटा दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इसमें सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित है, ये इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों प्रकार, यानी इसमें लोक प्रशासन की समस्त गतिविधियां विधायी, कार्यपालिका, न्यायपालिका का समावेश होता है। इसमें नीति निर्माण से क्रियान्वयन तक सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसका दृष्टिकोण व्यापक है, इसका दृष्टिकोण संकुचित है। इसको ये समर्थक लिखेंगे तो और ज्यादा नंबर मिलेंगे। वैसे याद करना, वैसे व्हाइट, वैसे विल्सन, वैसे वाल्डो, डिमॉक भी याद कर सकते हो। इसमें से साइमन, से स्मिथ और थॉमसन और गुलिक भी याद कर सकते हैं। और लोक प्रशासन की केवल कार्यपालिका संबंधी गतिविधि होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ नीति निर्माण और नियंत्रण से पक्ष शामिल होता है, और नीति क्रियान्वयन, यहाँ नीतियां बनने से लेकर क्रियान्वयन तक है, इसमें सिर्फ क्रियान्वयन की बात होती है। ये आप ध्यान रखें। तो हमने प्रकृति भी पढ़ ली है। अब आगे टॉपिक चलता है लोक प्रशासन का महत्व। तीसरा हमारा सिलेबस में टॉपिक है महत्व। अब महत्व क्या होता है, लोक प्रशासन का क्या महत्व होगा कि सरकार की जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का एक साधन है, ये जन कल्याण का माध्यम है, क्योंकि सरकारी योजनाएं गरीब तबकों तक पहुंचाने का काम करता है। एकता, अखंडता और शांति व्यवस्था बनाए रखने की काम करता है, आईपीएस वगैरह लोग होते हैं। लोकतंत्र का वाहक और रक्षक है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में है, हमेशा चेंजेस, नई नई ये उद्देश्य उन्मुख होता है। सभ्यता, संस्कृति, कला के संरक्षणकर्ता के रूप में है। विधि व न्याय प्रदान करता है, आजीविका का माध्यम भी है, और लोक प्रशासन अध्ययन के विषय के रूप में भी इसका हम उपयोग करते हैं। ये अगला सिलेबस यही होगा, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। प्रशासनिक उपकरण के रूप में भी महत्व है इसका। नीति क्रियान्वयन का उत्तरदायी भी इसका है। तो हमने देख लिया कि लोक प्रशासन का क्या-क्या महत्व है। तो लोक प्रशासन का महत्व बताते हुए अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव समझना है, एसडीएम समझना है या आईएएस समझना है। अगला टॉपिक है विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। 8 नंबर पर पेज पर है, मैं पुनः आपको 1 नंबर पर ले जाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, तीसरा ये रहो, ये सिलेबस करवा रहा हूं। अर्थ बता दिया, प्रकृति बता दी, महत्व बता दिया। अब विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब 8 नंबर पेज पर फिर वापस आ जाओ। ये देखो, विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। देखो, विकसित कंट्री है ना, जैसे अमेरिका वगैरह, इनमें लोक प्रशासन का अलग काम है, और विकासशील समाज में लोक प्रशासन का अलग काम है, जैसे इंडिया। कैसे कि यहां हमारे क्या है कि मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, मूलभूत ढांचे की कमी है, उसको सुधारने का प्रयास करेगा लोक प्रशासन। लेकिन यहां ये सब चीजें तो है, पर यहां अलग अलग चिंताएं हैं, साइबर अपराध है, पारिस्थितिकी समस्याएं हैं, वैश्विक शांति है, ये सब मुद्दे हैं जो ये सुलझाने का प्रयास करेगा। अब इसको एक एक देख लेते हैं कि यह वैश्विक शांति,
स्थायित्व में सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास करेगा। क्या? लोक प्रशासन। और समान अधिकार, समान विकास, समान वितरण के बारे में बात करेगा। सहस्त्राब्दी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और जितने भी विकसित समाज में ये समस्या है, पारिस्थितिकी को लेकर के, जलवायु को लेकर के, इनके सब हल ढूंढने का ये प्रयास करता है। अब क्या करते हैं कि आगे चलते हैं। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि यहाँ संसाधनों का सीमित केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण पर ये फोकस करते हैं। इसके बाद में आप विकसित कंट्री में देखोगे तो यहाँ साइबर अपराध और हथियारों के बढ़ते कारोबार पर नियंत्रण करना जरूरी हो गया है। यहाँ रंग भेद, नस्ल भेद जैसी समस्याएं और गरीब लोगों के जो व्यक्ति काम करने के लिए स्टडी वीजा के आधार पर जैसे जा रहे हैं, या दो युद्ध हो गया, तो शरणार्थी की जो समस्या आती है उनका समाधान का ये प्रयास करता है। तो विकसित समाज में, विकसित देशों में लोक प्रशासन की अलग भूमिका है और विकासशील समाज में क्या क्या समस्याएं जो हमारी बेसिक नीड होगी उस पर काम करेगा कि ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का वाहक है। यह संसाधनों के उचित वितरण की बात करता है। यह विधि के शासन की बात करेगा। यह नागरिकों को सुरक्षा, न्याय प्रदान करेगा। यह निष्पक्षता, पारदर्शिता, गैर तरफदारी की बात करेगा। इसके बाद में क्या है, राजनेताओं व व्यवस्थापिका को नीति निर्माण में मदद करता है। कुछ लोग आईएएस लोग वगैरह होते हैं, उनको नीति निर्माण में जैसे कैबिनेट सचिव वगैरह होते हैं, वो हेल्प करते हैं। और यहाँ मानवाधिकारों की सुरक्षा के बारे में भी ये बात करेगा। इसके अलावा जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। संकट प्रबंध, आपदा प्रबंधन में हेल्प करता है। और ये क्या है कि खुद अपने आप में प्रशासन में सुधार की बात करता है। विकास प्रशासन, सुशासन, ई शासन, और यहाँ प्रतिरक्षा और आंतरिक शांति जैसे मुद्दों पर भी विदेशी जो संबंध है उनमें भी सुधार का प्रयास करता है। तो हमने ये लगभग कवर कर लिया है कि विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। और मेरे ख्याल से ये बेसिक समस्याएं होती है विकासशील की और विकसित की, जिनमें ये अलग अलग भूमिकाएं अदा करता है। अब अगला टॉपिक है कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। यहाँ मैं 9 नंबर पर पेज हूं, मैं वापिस आपको 1 नंबर पर लेकर जाऊंगा। और मैंने आपको इसमें क्या करवाया है कि प्रशासन और प्रबंध का अर्थ बता दिया, प्रकृति बता दी, महत्व बता दिया, और विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका बता दी। अब अगला जो टॉपिक है वो है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। इसको भी हम बड़े इजी मोड में समझेंगे, वो देखते हैं अभी। अब देखो, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये कई चरणों में एक लंबी प्रक्रिया है और ये कई चरणों में इसका विकास हुआ है, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पंचम। ये देखो, लोक प्रशासन का उद्भव है ना विषय के रूप में 1887 से शुरू होता है और प्रथम चरण चलता है 1926 में, और फिर चलता है 1927 से 37 में, फिर 38 से 47 में, फिर 48 से 70 में, और फिर 1971 में। अब क्या होता है कि पहले में क्या है कि लोक प्रशासन का विषय का जन्म कैसे हुआ, इस पर विल्सन अपना प्रथम विचार रखता है। और विल्सन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने ये कह दिया कि आप जो राजनीति पढ़ाते हो, इस राजनीति से ही, राजनीति और लोक प्रशासन दो अलग अलग है। पहले क्या होता था कि इस राजनीति के अंदर ही लोक प्रशासन का अध्ययन होता था, और इस विल्सन व्यक्ति ने राजनीति से अलग कर दिया, इस सब्जेक्ट को द्विविभाजन कर दिया कि नहीं, राजनीति अलग चीज है, लोक प्रशासन अलग चीज है। अब दूसरे चरण में क्या हुआ कि दूसरे चरण में एक सिद्धांत बनने शुरू हो गए। दूसरे चरण में क्या बनने शुरू हो गए? सिद्धांत बनने। अब यहाँ क्या है कि सिद्धांत बनने शुरू हुए। सिद्धांत में यहाँ के कुछ जो लोकशास्त्री थे अलग अलग, जैसे फियोल है, उर्विक है, ये इन लोगों ने क्या किताबें लिखनी शुरू कर दी और एक दावा कर दिया कि यहाँ एक हम सार्वभौमिक जो लोक प्रशासन के सिद्धांत होते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने ये कह दिया कि लोक प्रशासन तो एक साइंस है, यहाँ सार्वभौमिक सिद्धांत के दावे प्रस्तुत होने लग गए और ये मूल्य से मुक्त एक जो है इसको बनाने पर फोकस हो गया।
यहाँ सिद्धांत बनने लगे तो इसे स्वर्ण युग बोल दिया गया कि लोक प्रशासन की प्रसिद्धि होगी, लोक प्रशासन की किताबें छपने शुरू हो गई। लेकिन तीसरे चरण में आते-आते एक व्यक्ति आता है मेयो। मेयो ने ये कह दिया कि इसने एक हार्थोन प्रयोग किया था और हार्थोन प्रयोग में इसने ये साबित कर दिया कि जो आप एक विज्ञान बनाने का दावा कर रहे हैं इसे, एक मूल्य से मुक्त एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्धांत सार्वभौमिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको एक साइंस का दर्जा दे रहे हैं जो कि गलत है। क्योंकि लोक प्रशासन में क्या होता है कि व्यक्ति को आपने कृत्रिम बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो मशीनी तौर पर काम करता है, जिसकी कोई भावनाएं नहीं होती और इसने हार्थोन प्रयोग से साबित कर दिया कि व्यक्ति एक संवेदनशील प्राणी है, भावुक प्राणी है। तो अब इसने जो ये कार्य किया, इससे लोक प्रशासन की क्या है, जड़ें ही हिल गई। अब लोक प्रशासन की जड़ें हिल गई, तो यहाँ लोक प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना शुरू हो गया। अब लोक प्रशासन को चुनौतियां मिलनी शुरू होगी। अब धीरे-धीरे जब चुनौतियां मिली मेयो के प्रयोग के माध्यम से और यहाँ जो साइमन है, वो साइमन भी कहने लगा कि ये मात्र ओनली कहावतें हैं और कुछ नहीं है। लोक प्रशासन में जितने भी सिद्धांत हैं उनको कहावतें कहकर ये उपहास उड़ाता है। तो धीरे-धीरे यहाँ आते-आते चतुर्थ चरण में लोक प्रशासन की पहचान का संकट खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मेयो के प्रयोग ने सिद्ध कर दिया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं हो सकता, हालांकि ये विज्ञान बनेगा आगे जाके जब अलग बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल ये कोई विज्ञान नहीं है और यहाँ पहचान का संकट हो गया और यहाँ से जो लोक प्रशासन में जो राजनीति को छोड़-छोड़ कर लोक प्रशासन का अध्ययन करने विद्वान आए थे, वो वापिस राजनीति की ओर जाने लग गए और इसके बाद में 5वें चरण में आते-आते लोक प्रशासन क्या है कि अन्य विषयों के साथ सहसंबंधित हो गया, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र ऐसे। तो ये हम एक ब्रीफ समरी इसकी हमने देखी है कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। अब एक-एक चरण को बड़े ही आसान भाषा में समझ लेते हैं कि पहले चरण में क्या घटनाएँ घटी, दूसरे चरण में क्या घटनाएँ घटी, तीसरे में क्या घटी, चौथे में क्या घटी और 5वें में आते-आते क्या हो गया। अब आगे देखते हैं। मैंने इसको लिखा है कि अब देखो इसमें मैंने महत्वपूर्ण व्यक्ति लिखा है कि यहाँ विल्सन ने लोक प्रशासन को राजनीति से अलग किया। विलोबी ने सबसे पहले सिद्धांत बनने पर जो प्रथम किताब लिख दी और मेयो ने हार्थन प्रयोग से इसकी जड़ें हिला दी। ये तीनों व्यक्ति अलग-अलग चरण में अलग-अलग महत्वपूर्ण रहेंगे। अब आगे एक-एक चरण को बड़े ही आसान भाषा में देखते हैं कि प्रथम चरण में लोक प्रशासन विषय का जन्म हो गया और विल्सन महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसने 87 के अंदर एक किताब लिखी ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्या किया कि राजनीति से प्रशासन को अलग कर दिया। राजनीति से प्रशासन को क्या कर दिया? अलग कर दिया। और इसमें 2 ही मुख्य बातें आपको प्रथम चरण में याद रखनी है कि यहाँ लोक प्रशासन का जन्म हो जाता है और राजनीति से प्रशासन का विभाजन हो जाता है। जो कि 2 नंबर का प्रश्न पूछा भी था कि राजनीति प्रशासन द्विविभाजन से आप क्या समझते हैं? और इसके बाद में क्या हुआ कि लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक व्हाइट ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिख दी। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है कि यहाँ सिद्धांत बनने शुरू हो गए और सिद्धांत बने तो ये सिद्धांतों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सार्वभौमिक सिद्धांत के दावे प्रस्तुत किए गए। इस काल में एक मूल्य मुक्त प्रबंध किए विज्ञान का विकास हुआ जिसका प्रारंभ 1927 की एक विलोबी जो महत्वपूर्ण इस चरण का व्यक्ति था की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से माना जाता है। अब बहुत सारे विद्वान आ गए जिसमें फियोल, विलोबी, गुलिक, उर्विक, रिले जैसे विचारकों ने प्रशासन के सिद्धांत खोजे और अपने-अपने किताब बना दी। जैसे मेरी और पार्कर फोलेट, जैसे पार्क होता है ना, पार्क एक क्रिएटिव होता है, तो इस मेरी पार्कर फोलेट की किताब का नाम है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। फ्यूल फ्यूल होता है ना, ऑयल वगैरह, फ्यूल एक व्यक्ति का नाम है। फ्यूल कैसे याद करोगे? इसने एक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किताब लिखी, यानी इंडस्ट्री में फ्यूल काम आता है। गुलिक और उर्विक ने पेपर ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब लिखी। रिले और मुने भी ऑनवर्ड
इंडस्ट्री यानी लिख दी, किताबें लिख दी और सिद्धांत बनाने शुरू हो गए। अब इस चरण की दूसरे चरण की मुख्य बातें क्या है कि यहाँ मूल्य मुक्त एक यांत्रिक संरचना है। प्रशासन क्या कहा प्रशासन को इसने? मूल्य मुक्त एक यांत्रिक संरचना है जिसके निश्चित सिद्धांत है, जिसका स्वरूप सार्वभौमिक है, यानी साइंस बना दी एक प्रकार के लोक प्रशासन को, जो कि नहीं है अभी। और प्रशासन के सिद्धांतों की खोज से उसे विज्ञान बनाना, संगठन के औपचारिक ढांचे पर बल, व्यक्ति और संगठन में संगठन को महत्वपूर्ण माना, व्यक्ति को इंपॉर्टेंट नहीं माना। अब आ जाओ तीसरे चरण में। तीसरे चरण में क्या मिलनी शुरू होगी उनको? चुनौतियां। और चुनौतियां कौन देता है? एक ही व्यक्ति है, मेयो। दूसरे चरण में जितने भी सिद्धांत बने, इस चरण के विचारकों ने उन सभी सिद्धांतों का विरोध शुरू कर दिया। विरोध क्यों हुआ? कि हार्थोन प्रयोग ने सांगठनिक ढांचे में औपचारिकतावाद को ठेस पहुंचाई और मनुष्य के अनौपचारिक संबंधों पर बल दिया कि मनुष्य को आप संवेदनाओं को, भावनाओं को बल दें, जो कि आप एक साइंस बनाने का दावा कर रहे हैं, जो कि गलत है। और इसमें क्या हुआ कि चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में एक भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया इसने, बर्नार्ड ने। और साइमन ने अपने लेख में इसको कहावतें कहा और इस पुस्तक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर साइमन की, जिसमें इन्होंने सिद्धांतों को कहावतें कहकर इसका उपहास उड़ाया। और मुख्य बातें इस चरण की क्या थी कि सिद्धांतों की खोज मात्र औपचारिक ढांचे पर जो आप कर रहे हो गलत है, क्योंकि अनौपचारिक जो चीजें होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। वास्तविक सिद्धांतों की खोज तब होगी जब मानवीय व्यवहार का भी आप अध्ययन करेंगे, जो कि आप कर नहीं रहे। लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, पर विज्ञान बनने की क्षमता रखता है। हाँ, ये मान लेते हैं, पर विज्ञान नहीं। आपने तो इसके सार्वभौमिक दावे प्रस्तुत कर दिए। इसके बाद में राजनीतिक प्रशासन का जो द्विविभाजन किया वो यथार्थ से परे है, क्योंकि जो नियम आप राजनीति में पढ़ रहे हैं वो लोक प्रशासन में भी पढ़ रहे हैं, फिर उनको अलग बनाने का क्या औचित्य? और अनौपचारिक का मतलब होता है जो मानवीय मूल्य, भावनाएं, संवेदनाएं होती है, कारकों को भी प्राथमिकता दी गई इसमें। ये तीसरे चरण की बात थी। अब चौथा चरण आया पहचान का संकट, यानी जो इनको चुनौतियां मिली तीसरे चरण में, और उन चुनौतियों में चौथे चरण में क्या हो गया, और ज्यादा गहरा संकट आ गया इसमें कि लोक प्रशासन ने अपना पृथक अस्तित्व लगभग खो दिया। यह वह समय था जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में असफल हो गया, यानी वहां का जो प्रशासन था वो फेल हो गया। अमेरिका में प्रशासनिक अव्यवस्था और आर्थिक मंदी का वातावरण था। अब प्रशासन पर असफल होने के प्रयास लग रहे थे। प्रशासन के अनेक विद्वान राजनीति की तरफ लौट आए। लोक प्रशासन में नवीन सिद्धांतों का उदय होना शुरू हो गया, जैसे विकास प्रशासन। जो परंपरागत प्रशासन है ना, उसको ठेस पहुंचाई नए प्रशासन यानी विकास प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन, यानी सभी देशों से तुलना करनी शुरू होगी कि उनका लोक प्रशासन कैसा है। अब अब मैं थोड़ा सा तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ। अब ये तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है कि दो या दो से अधिक देशों, क्षेत्रों, प्रांतों को लोक प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन तुलनात्मक रूप से किया जावे। इसका उद्देश्य है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को अधिक वैज्ञानिक बनाना, विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों की समानता और भिन्नताओं को उजागर करना कि कौन से सिद्धांत ठीक है, कौन से ठीक नहीं है। और इसमें मैंने बताया कि एक विकास प्रशासन है, एक तुलनात्मक लोक प्रशासन है। इनमें जो हमने ये देख लिया कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होता है, अब मैं बता देता हूं कि विकास प्रशासन क्या है। कि विकास प्रशासन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए किसी भी व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने जो परंपरागत प्रशासन होता है, एक विकास प्रशासन होता है। विकास ज्यादा कार्योन्मुखी है, ज्यादा लक्ष्योन्मुखी है, ज्यादा ग्राहकोन्मुखी है। और इसने 4P सिद्धांत दिया कि प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। ये विकास प्रशासन के 4P प्लान है। ये भी पूछा जाता है 2 नंबर पर, ध्यान रखें। अब इस जो चतुर्थ चरण में 2 ही बातें आई कि जो राजनीतिक प्रशासन का आपने द्विविभाजन, उसको अस्वीकार कर दिया गया और प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। ठीक है, अब 5वें चरण में आ जाओ। 5वें चरण 1970 से शुरू होकर आगे तक वर्तमान तक कर सकते हैं, लेकिन कुछ किताबों में आपको छठा चरण भी देखने को मिलेगा, जो कि इसी के अंदर समाहित है। लोक प्रशासन ने पुरानी व्यवस्थाओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि अपनाई, कुछ नवीन प्रवृत्तियों को भी समाहित किया। अब इसका मुख्य केंद्र है वो लोक नीति विश्लेषण हो गया। लोक प्रशासन राजनीति की निकटता से आगे बढ़कर अर्थशास्त्र से जुड़ गया, दर्शन शास्त्र से जुड़ गया, समाजशास्त्र जैसे अनेक विषयों के साथ संबंधित होने लगा। हनी प्रतिवेदन और फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने मिनोब्रुक सम्मेलन की नींव रखी, जिसने नव लोक प्रशासन का उदय हुआ। इसी चरण में क्या होता है, नव लोक प्रशासन का 1960 के दशक से उदय होना शुरू हो जाता है।
रिगस ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन को पारिस्थितिकीय मॉडल के अंतर्गत नया स्वरूप दिया। 1990 में नव लोक प्रबंधन जैसे आधुनिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ तथा एनपीए की निरंतरता को बनाए रखने पर बल दिया गया। अब क्या हुआ कि इस चरण में क्या मुख्य बातें हैं? इस चरण में यही आपको ध्यान रखना है कि ये लोक नीति विश्लेषण हो गया और लोक प्रशासन अब भिन्न-भिन्न विषयों के साथ जुड़ने लगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि तुलनात्मक अध्ययन, ये भी इसका इंपॉर्टेंट विषय हो गया और इसने क्या है कि परंपरागत प्रशासन की बजाय एनपीए पर ज्यादा बल दिया और आगे जाके एनपीए है एक एनपीएम है, दोनों है। ये 1960 के दशक में शुरू हुआ, ये एलपीजी में 1990 के दशक में शुरू होता है। तो अभी हमने जो चर्चा की है वो लगभग मैंने आपको प्रशासन और प्रबंध का अर्थ बता दिया, प्रकृति बता दी, महत्व बता दिया, विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका बता दी और एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास बता दिया। अब ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यानी आधे घंटे, ये लगभग एक टॉपिक 45 मिनट या 1 घंटे में हो जाएगा। फिर 1 घंटे में हम पूरा ये कवर कर लेंगे, यानी एक-एक जो टॉपिक है वो एक-एक वीडियो में समाहित करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।